मदरसा उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 150 पुलिस अधिकारियों ने सदगुरु ईशा फाउंडेशन की तलाशी ली, जिसमें 2 बहनों की रहने पर रोक थी। कोयम्बटूर के एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी ने नेतृत्व में 150 पुलिस अधिकारियों की एक बटालियन ने मंगलवार को कुमारधुर में ईशा फाउंडेशन के आश्रम में तलाशी ली अभियान शुरू किया और यह तलाशी अभियान मदरसा उच्च न्यायालय द्वारा फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज सभी अपराधों मामलों और रिपोर्ट मांगने जाने के एक दिन बाद शुरू किया गया। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे तलाशी अभियान में 3 डीएसपी भी शामिल हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि अभियान में कैदियों की गहन जांच और फाउंडेशन के कमरों की तलाशी पर ध्यान केंद्रित की जा रही है। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए ईशा योग केंद्र ने कहा कि कुछ हो रहा है वह केवल एक जांच है। अदालत के आदेश के अनुसार एसपी सहित पुलिस असामान्य जांच के लिए ईशा आयोग केंद्र में आई है। वे नवेशियों में एक संयुक्तों के पूछताछ कर रहे हैं, उनकी जीवन शैली को समझ रहे हैं, यह समझ रहे हैं कि वे कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे रहते हैं आदि। इसमें एक बयान में कहा है कि कोर्ट के कोयम्बटूर ग्रामीण पुलिस को जांच करने और रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिया गया है, जिसमें आदेश में सम्मानित प्रोफेसर डॉक्टर एस कामराज द्वारा दायर बंदी प्रतिष्करण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया था। इस याचिका में दावा किया गया था कि उनकी 2 बेटियां गीता कारमाज और 42 साल की जो है और लता कारमाज जो 39 साल की है, कोयम्बटूर स्थित ईशा फाउंडेशन में बंधक बनाकर रखा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह संगठन लोगों को ब्रेन वॉश कर रहा है, उन्हें साधु बना रहा है और उनकी परिवार उससे संपर्क समिति से बाहर है। न्यायालय ने ईशा फाउंडेशन के संस्थापक भगवान जगजी वासुदेव को जीवन में स्पष्ट से विरोधाभास पर सवाल उठाया। न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमण्यम और विश्व संगम से ने पूछा कि सदगुरु जैसा कि जग्गी अपने अनुयायियों के बीच जाने जाते हैं, जिनकी अपनी बेटी विवाहित है और अच्छे तरीके से बसी हुई है, अन्य युवतियों को अपने सिर मुंडवाने, सांस्कृतिक जीवन त्यागने और अपने योग केंद्र सन्यासी की तरह रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। जब कामराज की याचिका में कहा गया कि उनकी 2 बेटियां को उनकी इच्छा के विरुद्ध कोयम्बटूर के विकुलेश्वर में तलहटी में स्थित संगठन के योग केंद्र में रखा गया है, तो अदालत ने उपस्थित दोनों महिलाओं को कहा कि वे अपनी इच्छा से वहां रह रही हैं तथा उन्होंने किसी प्रकार की बाध्यता या नजरबंदी से इनकार किया। कामराज की याचिका में फाउंडेशन में शामिल होने से पहले उनकी बेटियों से पेशवार और प्रतिनिधियों का विवरण दिया गया है। याचिका में कहा गया कि उनकी बड़ी बेटी जो ब्रिटेन के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में हॉस्पिटल्स के स्नातकोत्तर है, 2008 में अपने पति से तलाक लेने से पहले अच्छी खासी तनख्वाह काम कर रही थी। तलाक के बाद उन्हें फाउंडेशन में योग कक्षाओं में भाग लेना शुरू किया और याचिका में कहा गया कि एक छोटी बेटी जो एक इंस्पेक्टर इंजीनियर है ने भी अपनी बहन का अनुसरण किया। अंततः स्थायी रूप से वे केंद्र में रहने और फैसला किया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि फाउंडेशन ने उनकी बेटियों को ऐसा खाना और दवाई दी जिसमें उनकी संज्ञानात्मक क्षमता कमजोर हो गई और उन्हें अपना परिवार सभी संबंध तोड़ने पड़े। अब याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि संस्था कुछ लोगों को दुरुपयोग कर रही है, जिनका ब्रेन वॉश कर उन्हें भिक्षु बना रही है और यहाँ तक कि उनके माता पिता और रिश्तेदारों को भी भिक्षु से मिलने का अनुमति नहीं दे रही है। संस्था के अंदर की स्थिति की सभी याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका में व्यापक रूप से आलोचना की है। अदालत के आदेश में कहा गया कि याचिका में फाउंडेशन में काम करने वाले डॉक्टर के खिलाफ पॉस्को मामले के बारे में भी बताया गया और याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत रूप में प्रस्तुत किया कि हाल में ही एक डॉक्टर के खिलाफ पॉस्को के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है जो उसी संस्था में काम कर रहा है। उस व्यक्ति के खिलाफ आरोप यह है कि आदिवासी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 12 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की। आदेश में कहा गया कि हालांकि कामराज की बेटी
ने जोर देकर कहा कि ईशा में उनका रहना सुरक्षित था, लेकिन जस्टिस सुब्रमण्यम और सिंघम पूरी तरह से आश्वासित नहीं थे। हम जानना चाहते हैं कि एक व्यक्ति जिससे अपनी बेटी की शादी कर दी और उसे जीवन में अच्छे तरह से बसाया, वह दूसरों की बेटियों को सिर मुंडवाने और आतंकवादी एकादशी से तरह जीवन जीने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रहा है, यह संदेह है। जस्टिस सुब्रमण्यम ने करते हुए दौरान टिप्पणी की ईशा फाउंडेशन के प्रतिनिधि करने वाले वकील के राजेंद्र कुमार ने कहा कि वाशुको के अपनी जीवन के बारे में खुद निर्णय लेना का अधिकार है, जिसमें आधुनिक मार्ग अपनाने की विकल्प शामिल है। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे व्यक्तिगत निर्माण्य से अदालत द्वारा जांच आशंका थी, क्योंकि महिलाएं स्पष्ट रूप से अपनी मर्जी से काम करने रही थी। हालांकि जस्टिस सुब्रमण्यम ने कहा, आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आप एक साक्ष्य पक्ष के ओर से पेश हो रहे हैं, लेकिन यह अदालत ना तो किसी पक्ष में है ना किसी भी पक्ष में है। इसलिए हम केवल अपने सामने यह वादियों के साथ न्यायालय करना चाहते हैं कि जजों ने बेटियों और उनके माता पिता के बीच स्पष्ट दुश्मनी के बारे में भी बात की। जस्टिस सुब्रमण्यम ने बेटियों से कहा, आत्मिकता से मार्ग पर चलने का वादा करती हैं। क्या आप अपने नहीं लगता कि यह अपने माता पिता के अपेक्षा करना पाप है? सभी के प्यार को किसी भी के नफरत मत करो और भक्ति का सिद्धांत है कि लेकिन हम आपके अंदर अपने माता पिता के लिए बहुत नफरत देख सकते हैं। आप हमसे संपूर्ण संबंध भी नहीं रखती हैं। याचिकाकर्ता के वकील एम पुरुषोत्तम ने तर्क दिया कि ईशा फाउंडेशन से संबंधित आपराधिक मामले पहले भी दर्ज किए गए हैं, जिसमें पेशदार और कानून उल्लंघन का भी एक पैटर्न पता चला है। बेटियों ने बताया कि ईशा फाउंडेशन का द्वारा प्रस्तुत बचाव के बावजूद अदालत ने मामले को एक कदम आगे बढ़ाते हुए अतिरिक्त लोक अभियोजनों की राज गठन में 4 अक्टूबर को एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। तो आपका इस पर क्या कहना है, हमारे कमेंट में जरूर बताएं। और जो केस चल रहा है ईशा फाउंडेशन पे, आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।